स्टार्ट। संसद के नए भवन में पहले ही दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत होने से यह स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री किन कारणों से विशेष सत्र को ऐतिहासिक बता रहे थे। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की पहल पिछले 27 वर्षों से हो रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस विधेयक पर आम सहमति न बन पाने का कारण केवल यही नहीं था कि लगभग सभी दलों के पुरुष सांसदों को अपनी राजनीतिक जमीन छीनने का भय सता रहा था, बल्कि यह भी था कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की जा रही थी। इस पर भी आम राय नहीं बन पा रही थी। अब जब विधेयक पेश किया गया है, उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे आम सहमति बनाने में आसानी होगी, लेकिन यह प्रश्न उठ रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्राविधान क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यह प्रश्न उठाने वाले दल भी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इसकी उम्मीद बढ़ गई है कि यह अब कानून का रूप ले लेगा। उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि अगले आम चुनाव के बाद ही महिलाएं इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगी। चूंकि परिसीमन के चलते लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएंगी, इसलिए मौजूदा पुरुष जनप्रतिनिधियों को यह चिंता नहीं रहेगी कि उनकी राजनीति का क्या होगा। महिला आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है और तमाम प्रगति के बाद भी महिलाओं को वह स्थान नहीं मिल सका है जो उन्हें मिलना चाहिए। यह अच्छा है कि प्रस्तावित विधेयक में 15 वर्ष बाद महिला आरक्षण की समीक्षा का प्राविधान है। यह सर्वथा उचित है क्योंकि इसकी तह में जाना ही चाहिए कि नारी उत्थान के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उससे वांछित लाभ अर्जित हो पाया या नहीं। हर किस्म के आरक्षण की समीक्षा इसलिए होनी चाहिए ताकि यह जाना जा सके कि पात्र लोगों को उसका सही लाभ मिल रहा है या नहीं। यह जानना इसलिए और आवश्यक है क्योंकि यह देखने को मिल रहा है कि पंचायतों में आरक्षण के
चलते महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन कई जगह उनके दायित्वों का निर्वहन उनके पति कर रहे हैं। अब जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, तब यह भी देखा जाना चाहिए कि राजनीति से इतर क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े। पर्युषण महापर्व के उपरांत क्षमावाणी पर्व का पड़ाव अपराधों के शोधन का अवसर प्रदान करता है। स्मरण रहे कि क्षमा कायरों से नहीं मिल सकती और जो अहंकारी हैं वे किसी से क्षमा याचना नहीं कर सकते। क्षमा याचना और क्षमादान के भाव हृदय को हल्का कर देते हैं। इससे कलुषता मिटकर परम शांति की अनुभूति होती है। संसार में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इस क्षमावाणी पर्व के माध्यम से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है। संवत्सरी का यह पर्व हमें झुकना एवं आत्मावलोकन सिखाता है। क्षमावाणी सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र तक है। मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कर्म से यदि किसी जीव को कष्ट पहुंचा हो तो उनके प्रति भी क्षमा के भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। संप्रति विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता भी यही है कि मनुष्य सिर्फ मनुष्यों के प्रति ही नहीं अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति भी संवेदना और करुणा के भावों को अपने हृदय में स्थान देने का कार्य करे। हमारी अनेक समस्याओं का अंत उसी समय संभव है जब हम प्रेम से दो शब्द क्षमा के बोल दें, किंतु ऐसा न होने से ही बैर बढ़ता जाता है और छोटी छोटी समस्याएं बड़े बड़े विवाद और तनाव का रूप धारण कर लेती हैं। वर्तमान समय में सबसे कठिन कार्य स्वयं की गलतियों को स्वीकारते हुए क्षमा मांगना ही है। क्षमावाणी पर्व समस्त मानवता के लिए एक आदर्श है। यह हमें अपने अंतस में झांकने और अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि कई बार हमारे भीतर से यह आवाज़ आती है कि हम गलत हैं, लेकिन अपने अहंकार या स्वार्थ के चले उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इस दृष्टि से क्षमावाणी पर्व बहुत सार्थक है, जिसमें क्षमा याचना से मन की मलिनता दूर होती है और विचारों में नव ऊर्जा का संचार होता है। इससे जीवन सरल, सुगम एवं सार्थक बनता है। स्टॉप।